इस बजट से क्या उम्मीद थी और क्या पूरी हुई, क्या नहीं हुई? आप विस्तार से अपनी बात कहें। देखिए जोगेंद्र जी, एक अगर छोटा करके इसे समराइज किया जाए तो डाक के 3 पात। जी। कुछ नहीं है, जो पूर्व में होता रहा है वो अब की दफे हुआ। हम हर बजट पे इसी तरह बैठते हैं, एक एक हेड वाइज हम चर्चा करते हैं, कमोबेश कोई तस्वीर निकल के हर साल हमारे सामने आती। सरकार का रवैया जो पूर्व में था वो इस बजट में भी है। किसान और मजदूर के प्रति उसके नजरिए में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जब ये किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उल्टी गिनती किसान की करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को खेती लाभकारी नहीं है, जिस व्यक्ति को उसकी फसल का दाम नहीं मिलता, उसको कर्जे का प्रावधान आप कर रहे हैं, तो यानी कि उसको जल्दी निपटाना चाहते हैं। इस बजट में वो 3 लाख की लिमिट को एक्सटेंड किया गया। 2 खेल अभी चल रहे हैं, एक तो ये 3 लाख की लिमिट को बढ़ा दिया गया, एक में आपके संज्ञान में होगा जोगेंद्र जी, माइक्रो क्रेडिट की वजह से दक्षिण भारत में तो एक बहुत बड़ी बीमारी खड़ी हो गई है। आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा, और जमीनें नहीं, वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को भी दे रहे हैं। जमीनें नहीं, लोगों के घरों पे कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों के घरों को ऑक्शन किया जा रहा, छीना जा रहा। एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और ये माइक्रो फाइनेंस का जो एक नेटवर्क खड़ा किया इन्होंने, उसकी वजह से आम आदमी को फंसाया जा रहा। तो ये बजट पे मेरे से पूर्व में आप लोगों ने जो बड़े विस्तार से एक एक हेड वाइज बताया कि किसमें कितना बढ़ाया कितना घटाया गया, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। और ज्यादा उस हमें उम्मीद भी ऐसी थी कि ये ऐसा ही देने वाले हैं। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि हमको करना क्या चाहिए और हमारे पास रास्ता क्या, हम निकलें कैसे इस दलदल से। उस पे गंभीरता से विचार करें तो हमको सार्थक कर पाएंगे। बजट तो यही आते रहे हैं और ऐसे ही आते रहेंगे जब तक इनके सर पे डंडा नहीं पड़ेगा, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और वो डंडा कैसे पड़ेगा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए तैयारी जो है वो किस तरह से की जाए, उस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। आज के समय में सरकार से उम्मीद करने की कोई वो इश्यू नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे 90 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। आप भारत के प्रत्येक राज्य का सर्वे करा लो, एक एक गांव चुन लो, आपको निकल के आ जाएगा कि उस गांव में कितने प्रतिशत लोगों को खाना दिया जा रहा। ये आंकड़े हैं, ये फेक खेल चल रहा। आंकड़ों के खेल से दुनिया को बेवकूफ बनाने की डुगडुगी इन्होंने पकड़ी हुई है। उस डुगडुगी के माध्यम से हमको बनाया जा रहा। ये बजट भी उसी का एक टूल है। जिस तरह से हमको हमेशा एक झुंझुना दिखाया जाता, उसी में है। क्या है किसान के लिए, क्या है इसमें बताओ, कौन सी चीज से किसान का भला इसमें हो जाएगा? क्या इसमें नई बात है जो पूर्ववर्ती बजटों में नहीं थी? सब ऐसा ही है। तो हम लोगों को खास तौर पे हमारा तो ये धारणा है कि इनसे उम्मीद करना बेकार है। इनसे लड़ना ही एकमात्र जो है वो समाधान है, और लड़े मजबूती से लड़ना। ये अलग अलग बांसुरी बजा के हम लड़ नहीं सकते इन लोगों से। हमको एक मजबूत जो है आवाज खड़ी करनी पड़ेगी, जो एसकेएम के माध्यम से इस देश में खड़ी हुई थी। उसको आपके सामने योगेंद्र जी इन्होंने किस तरह से तोड़ा, किस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया। हमारे साथियों की भी कमियां रही होंगी, हम में भी कमियां रही होंगी, और मैं विशेष तौर पे एसकेएम के साथियों से अपील करूंगा। हमने ये बना रखा कि हम एसकेएम से अलग नहीं जाएंगे। हम एसकेएम की हर आवाज पे काम करेंगे, लेकिन एसकेएम के बहुत निर्णय ऐसे हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते। हम हाँ भरते हैं कि हमारे साथी ऐसा कह रहे हैं मेजोरिटी में, हर चीज में हम अपना अड़ंगा नहीं डालना चाहते। बाकी हमको अपने आप को जो है दोबारा से
तैयार करना पड़ेगा। हमारी ऑयलिंग हमारे संगठन में कैसे की जा सकती है, कहाँ कहाँ खामियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। लड़ाई के अलावा कोई नहीं है। बजट पे करते रहे चर्चा, ये तो हमारी हर साल की रूटीन है। इस साल भी हम सब बैठ के कर रहे हैं। बजट भी उसी तरह का है जिस तरह का पहले पूर्ववर्ती आता रहा। तो ये साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं, गहनता से विचार करें, जिसको लेके आगे बढ़े तो कोई निराकरण निकलेगा। अपने में झांक के देखें, अपनी कमियों को सुधारें और उनको सुधार के एक सशक्त मूवमेंट के तौर पे एक नए आंदोलन की बात सोचेंगे तो हम किसी का उन गरीब किसान और मजदूर का भला कर पाएंगे। अन्यथा ये इस तरह से, ये तो डाकू हैं, लूटते रहेंगे, लुटेरे हैं, इनके कब्जा कर लिया है इन्होंने और इनके हाथ में एक झुंझुना है, बना दिया। अभी सारा फोकस जिस तरह से हो रहा है, चंद लोगों को किस तरह से एस्टेब्लिश किया जा रहा और आम आदमी को किस तरह से धर्म की अफीम चटा के किस तरह से पागल बना के रखा हुआ है, उससे कैसे देश को बाहर निकाला जाए, ये सोचने का विषय। धन्यवाद। जिसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया चौधरी साहब ने। विश्लेषण भी कर दिया, आह्वान भी कर दिया एक साथ ही। चौधरी साहब देखो, है ये कि सरकार ने इसे बना रखा है हर साल का रूटीन कि भाई हम 1 फरवरी को कुछ ना कुछ करेंगे। तो हमने सोचा कि भाई बजट का चर्चा सिर्फ फिक्की वाले लोग क्यों करें, बजट की चर्चा सिर्फ इंडस्ट्री कॉमर्स चैम्बर क्यों करे, बजट की चर्चा किसान भी करे। पर बात आपकी सही है, हर साल वो भी वही राग बोलते हैं, हर साल हम भी वही राग बोलते हैं, हर साल हमें भी यही कहना पड़ता है कि भाई किसान की जो मुख्य मांगे हैं उनमें से एक भी चीज यहाँ पे नहीं है। आ, बस ये है कि जिन पे टीवी फोकस करता है उनकी मांगे मान ली जाती, जैसा कि आज हुआ। अ, कई दिन से, महीने भर से इसका माहौल बनाया जा रहा था कि देखो हिंदुस्तान की मिडिल क्लास कितनी त्रस्त है, ये माहौल बनाया जा रहा था और ये ये माहौल बात हो बनाया गई। जा रहा था मगर हम और रोते रहे ये जैसे बात हो 9वां साल है, गई, मगर हम 9 साल से रोते हम रहे ये जैसे प्रोग्राम कर 9वां रहे साल हैं, है, हर बार हम करते हैं। साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी हर साथी का बार हम शायद करते हैं। वो ऑन है, स्पीकर ऑन है, स्पीकर को ऑफ कर लें। हर साल हम यही रोना रोते रहते हैं। मगर आपकी बात 100%, मतलब 16 आने से ही आपकी बात है कि अब रोना रोने से क्या है, खड़े होके कुछ करना पड़ेगा। और जो आपने इशारा किया कि अगर करना है तो भाई यूनाइटेड होके करना पड़ेगा, अलग अलग अपनी अपनी बीन बजाने से कुछ नहीं होगा। इस दिशा में पिछले कई दिनों में बहुत बड़े कदम भी उठाए गए हैं। हमारे बीच भाई इंद्रजीत भी हैं। आप सब लोग संयुक्त किसान मोर्चा की हाल ही की बैठक में भी शामिल थे। तो इंद्रजीत भाई सब अगर लोग उसके बारे में भी कुछ किसान ब्यौरा मोर्चा देना की हाल चाहें, ही की बैठक में भी जो शामिल थे, संयुक्त किसान तो मोर्चा ने जो सोचा है देना चाहें कि इस जो संयुक्त संघर्ष किसान को मोर्चा कैसे ने मिला जो के आगे बढ़ा सोचा है, सकते हैं, उसके बारे इस में थोड़ा सूचना संघर्ष दें। को कैसे भाई मिला हमारे के किसी आगे बढ़ा साथी का सकते हैं, स्पीकर ऑन है, उसके बारे में थोड़ा स्पीकर सूचना ऑन दें। करके भाई मत देखिए हमारे क्योंकि किसी आपकी साथी का आवाज आ रही स्पीकर है, ऑन है, या म्यूट कर स्पीकर दीजिए। ऑन करके मत देखिए क्योंकि आपकी जो आवाज आ साथी अभी रही ना बोल रहे हैं है, वो या अपना म्यूट कर म्यूट कर दीजिए। दीजिए, जो नहीं तो साथी अभी वो ना बोल रहे हैं वो दोबारा म्यूट कर आवाज आ रही है, आवाज का इको नहीं आ तो रहा है। वो दोबारा तो आवाज भाई नहीं को आ इंद्रजीत, इसके बारे में अगर कुछ तो भाई इसके बारे में अगर कुछ ये ये युद्धवीर सिंह ने अपने संबोधन अपने संबोधन आशुतोष आप दीपक, युद्धवीर सिंह ने अपने बाकी सबको म्यूट संबोधन कर के दीजिए। शुरुआत में उन्होंने ये बिल्कुल ठीक फरमाया कि सरकार की ये चेष्टा है कि वो किसान आंदोलन को कमजोर करे और वो चेष्टा उसके भीतर से भी कमजोर करने की है और बाहर से भी है। और ये जो आंदोलन अपना 13 महीने का चला था, उस दौरान भी आप सभी साथी बहुत भली भांति वाकिफ हैं कि कितनी प्रकार के जो है प्रयत्न और षड्यंत्र भीतर और बाहर से हुए दमन के अलावा, और उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई की बात है कि आज एक अलग से बॉर्डर के ऊपर एक आंदोलन पिछले कई महीने से जो है वो चल रहा है और उसमें एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता जो जाने माने चेहरे हैं धलीवाल साहब, उनके आमरण अनशन की वजह से उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी रही। अब वो एक कोई उन्होंने
बातचीत का ऊपर से कोई न्योता आया है, वो चिट्ठी के अंदर अभी कुछ पता नहीं, कुछ मेंशन नहीं है कि किस विषय पे बातचीत करेंगे, लेकिन वो 14 फरवरी का न्योता आया है। उसके बाद डल्लेवाल साहब ने जो मेडिकल एड है वो नहीं ले रहे थे, तो वो लेनी शुरू की है। तो उतनी चिंता कुछ जरूर मतलब उनके स्वास्थ्य के प्रति घट पाई है, नहीं तो क्रिटिकल एक स्थिति बनी हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से इस दौरान जितना भी कोई, चाहे उसके ऊपर दमन की घटनाएं घटी हों या कुछ भी हुआ हो, उसको लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा में वो, क्योंकि अपने आप को नॉन पॉलिटिकल कहते हैं, तो कुछ अखबार वाले इसको एसकेएम ऑल इंडिया कहने लग गए, मतलब जो अपने वाले को। तो उन्होंने उसका जम के विरोध किया है और एक लिखित में प्रस्ताव जो है वो अब उनके पास भेजा भी है, एकता की दिशा में कदम उठाने के लिए, और उसका सकारात्मक असर है एक तरीके से। बस बात अब ये देखने की है कि एक दूसरे के बारे में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती हैं तो लोगों में भी निराशा आती है और सरकार को भी उसका फायदा होता है। लेकिन क्योंकि मुद्दा एक ही है और वो साझा है सबका, तो उस तरीके से कोई एकता होने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक सकारात्मक दिशा में वो बात आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर नई बात कोई हुई है इस दौरान, तो ये हुई है कि जब एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगी जा रही थी, उस समय के ऊपर ये नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग आया है, ये ड्राफ्ट जो है, ये काफी चीजों पे पानी फेर देता है। वो एमएसपी का मतलब नहीं रहेगा, मंडियां प्राइवेट उसके अंदर हो जाएंगी। वो 3 जो कानून थे, एक तरह से उनकी री इनकारनेशन जो है, उनका पुनर्जन्म के रूप में वो एक ही कैप्सूल में तीनों अब डाल के पेश किए जा रहे हैं। वो सामने जो आ गया है, निश्चित तौर पर वो एक प्राथमिकता का विषय बनता है। और जो युद्धवीर सिंह जी कह रहे थे, लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर उसको विदड्रॉ करवाने के लिए बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय फलक के ऊपर आंदोलन शुरू नहीं होता है सबका, तो वो खुद ही सारी चीजों के ऊपर पानी फेर देगा। वास्तव में इतने दूरगामी उससे परिणाम पड़ने वाले हैं। वो बिल्कुल कारपोरेट के हाथों में खेती देने वाली बात है। और मंडी जो है, प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है उसके अंदर, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का मंडी टैक्स या दूसरे कर नहीं लगेंगे। अब जब प्राइवेट कंपनी एक समानांतर रूप से इस प्रकार से अनाज का थोक खरीद और थोक भंडारण के ऊपर जाएगी, तो निश्चित तौर पर वो 100, 200, 400 रुपए प्रति क्विंटल फालतू देना भी गवारा कर सकती है किसान को। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मंडी है, जिनका 7,000 से ज्यादा है ये मंडियां, और हमारे यहाँ तो ये जो बहुत बड़ा इलाका, उस टाइम का पंजाब जब देश अलग नहीं हुआ था, उस टाइम पर 1939 में ये प्रोविंशियल असेंबली के अंदर बिल पास हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ा किसान आंदोलन वजूद में था उस समय के ऊपर। लाहौर में, लायलपुर में, सरगोधा में, अमृतसर में, ये पूरे के पूरे इलाके में किसान आंदोलन का बड़ा उभार, 40-40, 50-50 हजार लोग उनमें सम्मिलित होते थे। उस टाइम पर ये मंडी कानून एपीएमसी जो है वो पेश हुआ। चौधरी छोटू राम उस टाइम पर रेवेन्यू मिनिस्टर उसके अंदर थे, उनको भी वो श्रेय जाता है, क्योंकि कल ही बसंत पंचमी है जो उनके नाम से जन्मदिन के रूप में जयंती की तरह मनाई जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है। तो ये सभी को एहसास करने की जरूरत है कि इसको बाईपास करके या इसकी किसी भी प्रकार में जो है ना उपेक्षा करके अपा मतलब किसान आंदोलन को या कृषि के क्षेत्र को अब उस प्रकार के कारपोरेट हमले से बचा नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर भी जो दूसरे बड़े 2 संगठन वहां पे मोर्चे के रूप में मौजूद हैं, वो भी जरूर एहसास करेंगे और कोई तारीख शायद अब जल्दी ही रख रखी है, उस मौके के ऊपर आपस में बातचीत करते हुए इसको आगे बढ़ाने की तरफ ले जाए। धन्यवाद। शुक्रिया इंद्रजीत जी। अ, हमारे बीच मैं देख रहा हूँ राजस्थान से रमन रंधावा भाई भी आ चुके हैं, राजस्थान के गंगानगर जिले से
किसान आंदोलन के साथ ही किसान आंदोलन के नेता, अ, अगर उन्हें हम फ्रेम पे ला सकें। अ, दीपक भाई, आप रमन रंधावा जी को देख सकते हैं? हाँ। जी रमन रंधावा भाई, गंगानगर के किसान, जो राजस्थान का इलाका है, लेकिन राजस्थान का ग्रीन बेल्ट का इलाका है, जहाँ बहुत पंजाब जैसी खेती होती है। आप इस इलाके के किसान के बारे में बताएं कि क्या उम्मीद थी बजट से, क्या समस्या है और क्या हासिल हुआ है? आप किसान की उम्मीद और निराशा जो है वो वैसा ही चलता रहता है, और किसान को पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में किसान को कुछ नहीं मिलेगा, तो लगभग वैसा ही है। और जो यहाँ जो आप स्क्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे जो डैम से पानी आता है और इरिगेशन यहाँ पे होता है। और पिछले कुछ सालों में यहाँ की जो समस्या है इरिगेशन की, वो लगभग बढ़ती जा रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमें यहाँ डैम से पानी मिलता है, जो हिमाचल में डैम है। और परसों यहाँ सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया कि अब सिर्फ पीने के लिए पानी मिलेगा। और ये वो समय है जब गेहूं को पानी चाहिए, सरसों को पानी चाहिए, हर फसल को पानी चाहिए। और पूरे का पूरा राजस्थान और कुछ एरिया हरियाणा का एक टारगेट पे आ गया कि यहाँ फसल पकेगी कैसे। और उसका कारण अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान होंगे कि डैम का जो रख रखाव है वो सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे बिठा दिया गया है जिनका कोई इस बात से सरोकार ही नहीं है। और अ, ये किया गया है, ये किस तरह हुआ है, ये एक रिसर्च का विषय है। हमें इन दिनों पानी जो मिलता है जिस डैम से, वो रंजीत सागर डैम है। और पिछले महीने किसानों को बताया गया कि भाई साहब आप अपना प्रबंध कर लेना, इस बार डैम का भराव ही नहीं हुआ, कि उसमें कुछ समय से दरारें थी जिस वजह से उसका भराव ही नहीं किया गया। और पूरे के पूरे यहाँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट पे अब ये खतरा मंडरा रहा है कि फसल कैसे पकेगी। और मुझे नहीं पता कि इनके लिए जो बजट है वो कितना इन्होंने अलोकेट किया है, उसका एलोकेशन कैसे करेंगे, और भविष्य में उसको उसका रिपेयर कैसे होगा। मतलब आपने उन डिस्ट्रिक्ट्स को जिनको रेगिस्तानों को आबाद किया गया, उनको आप मतलब उसी दिशा में लेके जा रहे हो कि वो फिर से रेगिस्तान बने, या इसके पीछे कोई कोई और कारण है इनके पीछे, जो हम फिर से कह रहे हैं कि वो 3 फार्म लॉस का रीइंकार्नेशन हो रहा है। कहीं ये उसी तरफ इशारा तो नहीं है कि एक कि किसान को बर्बाद कैसे करना है। मतलब सरकार नए नए हथकंडे ला रही है कि किसान को उजाड़ना कैसे, और ताकि वो खेती से दूर हो। आ, किसान एमएसपी की बात करता है, और इस एरिया में बहुत आंदोलन हुए जिसमें योगेंद्र यादव जी इसमें शामिल रहे हैं, यहाँ के आंदोलनों में जो एमएसपी के लिए हुआ करते थे। और आज भी यहाँ डिमांड तो एमएसपी की है, लेकिन सरकार कर्ज दे रही है। आज जो इनपुट्स हैं, जो ना समय पे खाद मिल रही है, और जितने भी तमाम इनपुट्स हैं उनके प्राइस क्या हैं, और जो फसल के भाव हैं वो तो 2008 2010 के हैं। इस तरफ किसी भी सरकार का या तो ध्यान नहीं है, या वो कोई प्रोजेक्ट बना के बैठे हैं। आप अगर योगेंद्र जी आपको याद होगा, हम लोग जयपुर में इकट्ठा हुए थे, गंगानगर का किसान गया था, यहाँ गुलाबी सुंडी से पिछली फसल नष्ट हो चुकी थी। गंगानगर हनुमानगढ़ का किसान आंदोलन किया जयपुर में, आप भी आए और एआईकेएस के भी साथी थे। तो पिछली राजस्थान सरकार ने 1100 करोड़ का अलॉटमेंट किया किसान के लिए, जिसका एक भी रुपया किसान को नहीं मिला। तो जी ये तो हालत है। जो क्रॉप इंश्योरेंस है, मतलब वो कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला है, किसान की जेब से निकाल के कंपनियों तक पैसा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इसका
जो बेनिफिशियरी है वो किसान नहीं है। सो अगर हम समस्या देखें इरिगेशन से लेके एमएसपी और जो ये तमाम समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि इस बार तो किसान का नाम भी बजट में कम आया होगा। पहले तो किसान किसान बहुत होता था और रुपया एक नहीं देना। तो ये तमाम समस्याएं, और सबसे बड़ी जो समस्या आज यहाँ किसान के सामने आ रही है वो इरिगेशन की है। और ये जो डैम्स का रख रखाव है, जो जिसमें इन्होंने क्या किया, पहले बीबीएमबी था, उसमें हरियाणा मेंबर था, पंजाब मेंबर था, उनकी भी मेंबरशिप खत्म करके इन्होंने सारे का सारा अपने हाथ में ले लिया। तो अब ये सरकार उसको किस दिशा में लेके जाना चाहती है, एक गंभीर विषय है। और जो हमारा पूरे इंडिया में आंदोलन चल रहा है उसमें ये एक मेन पॉइंट बन के, और किसान इस पे लामबंद होंगे और संघर्ष करेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया रमन भाई। आपने सिंचाई का जिक्र किया तो मैं आपको लगे हाथ आंकड़े भी बता दूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि देश की ओवरऑल सबसे बड़ी योजना है सिंचाई के लिए। इस योजना के लिए सरकार ने पिछले साल एलोकेट किया था 8,250 करोड़ रुपया। रिवाइज्ड एस्टिमेट है कि उसमें खर्चा होगा 6,600, मतलब जितना एलोकेट किया था उतना भी खर्च नहीं हुआ पिछले साल। इस साल वही 8,250 को 8,260 कर दिया है, मतलब वही का वही एलोकेशन रखा है। और डर यही है, पिछले 2 सालों में यही हुआ था, एलोकेशन ज्यादा हुआ, खर्च हुआ नहीं। और इस बार भी यही खतरा है कि वो जो खर्च है वो बहुत कम होगा। तो इसमें भी किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। दीपक भाई, बाकी और साथी भी जुड़ रहे हैं, तो इस चर्चा को आगे लेके आप बढ़ाइए। तब तक कुछ देर में प्रदेश तेलंगाना से हैं। अच्छा, कुछ कनेक्शन की दिक्कत है, थोड़ी देर में वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन दीपक भाई आप भी तब तक जो एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे दूं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे हमारे साथी, पीछे हमारी एक टीम है। इंद्रजीत भाई, अगर आप सोच रहे हो सारे आंकड़े योगेंद्र कैसे दे रहा है, तो मैं नहीं दे रहा। पीछे एक टीम है भाई हमारे साथियों की, विकास भाई हैं, नवीन भाई हैं, जो हर साल इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो मैं तो इन टेबल वो खुद ही टेबल निकालते हैं, वो बताते हैं। तो और हमारे साथ प्रत्यक्ष भाई भी हैं। तो प्रत्यक्ष भाई ने जो आंकड़े भेजे हैं मैं आपको कुछ मैंने बता देता कहा हूँ। देखिए योगेन भाई, जी, हाँ। आप तो डीप सीक से एक्विप्ड हैं। ऐसी बात नहीं है, वैसे भी आपके लिए ऐसा ना आंकड़े बोलो, बोलना। ऐसा ना बोलो भाई, अगले दिन आ जाएगा चीन का हाथ। प्रधानमंत्री ने तो बोल भी दिया इस बार कि हर सेशन से पहले कुछ विदेशी हाथ हुआ करता था, तो वो बोल देंगे इसके पीछे भी कोई विदेशी हाथ है। साहब, हमारा बड़ा स्वदेशी हाथ है इसके पीछे। तो ये 2-4 स्कीम का मैं आपको बताता हूँ जिनके आंकड़े कम हो गए हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने पहले भी बताया था। 2000 पिछले साल इसमें जो अनुमान है कितना खर्च होने का, 15,864 करोड़ के खर्चे का अनुमान है, एक्चुअल खर्चा। नेचुरली इस साल बढ़ना चाहिए था, नहीं साहब, इस साल के लिए 12,242, 3,000, 3,500 करोड़ रुपए, 3.5 एक्चुअली, 3,500 करोड़ रुपए की कटौती हो गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। एक लाइफ स्टॉक हेल्थ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। जो किसान जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए जो होता है, उसमें पिछली बार 1980 करोड़ रुपया का प्रावधान था। नहीं, माफ कीजिएगा, पिछली बार 2,465 करोड़ का प्रावधान था, जो घटा के 1980 करोड़ कर दिया गया है। और एक तो और योजनाओं का भी मैं आपको बता दूं, जो कि जो ग्रामीण इलाकों से है, सीधे सीधे कृषि से जुड़े हुए नहीं है। जिन योजनाओं में हम देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बजट के अंदर बता दिया जाता है कि ये सब होगा, लेकिन जब आंकड़े दिए जाते हैं, बजट के आंकड़े 3 बार दिए जाते हैं। पहली बार आंकड़ा होता है जो कि बजट स्पीच के अंदर आता है, जिसको बजट एस्टिमेट बोला जाता है। दूसरा आंकड़ा अगले साल की बजट स्पीच में आता है, जिसको रिवाइज्ड एस्टिमेट बोला जाता है, कि भाई अब हमारा अनुमान है, क्योंकि अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है।
और तीसरी बार ये आता है जब एक्चुअली पूरे अंतिम आंकड़े आ जाते हैं, उसके बाद आता है, उसे फाइनल बोला जाता है, फाइनल आंकड़े। तो मैं अभी आपको रिवाइज एस्टिमेट बता रहा हूं, पिछले साल किन किन मदों के लिए क्या क्या सरकार ने घोषणा की थी और वास्तव में कितना हुआ। एक जल जीवन मिशन है, जो कि भारत सरकार ने पिछली बार काफी फैनफेयर के साथ अनाउंस किया था। ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, सरकार ने कहा था, इस पे प्रावधान दिया था 70,163 करोड़ रुपए का। 70,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया, ताली बज गई। उसके बाद पता लगा कि उसमें से 47,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड रह गया। 70,000 में से 47,000 करोड़ रुपया इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वापिस आ गया सरकार के पास। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसमें पिछली बार का 4,500 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड रह गया। छोटा अमाउंट नहीं है, 4,500 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें पिछली बार का जो अमाउंट था उसमें से 22,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड रह गया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिससे राशन दिया जाता है, उसका 8,25,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड रह गया। अब ये अनयूटिलाइज्ड वाला मामला क्या है कि सरकार बजट में घोषणा कर देती है कि भाई हम इतना पैसा देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार देगी, सरकार केवल कह रही है कि हम यहां तक देने को तैयार हैं, हमने एलोकेट किया। उसके बाद डिपार्टमेंट करेगा, भेजेगा, सरकार वास्तव में पैसा देगी। और देखने को ये मिलता है कि जो अमीरों के आइटम होते हैं उस पे सरकार अपनी एलोकेशन से ज्यादा खर्च कर देती है, और जो गरीबों के आइटम होते हैं उस पे सरकार ने जो एलोकेट किया है उससे भी कम देती है, और वास्तव में वही है जो पहुंच रहा है। तो मैंने सोचा आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये आंकड़े दे दूं। दीपक भाई, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं तब तक आंकड़े और देख रहा हूं, क्योंकि हमारे साथियों को अब सारी टेबल्स मिल गई हैं, और उम्मीद है कि किरण भाई भी 2 मिनट में हमें ज्वाइन कर ही लेंगे। तो हम ठीक एग्जैक्ट आंकड़े देखें, इसका प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि बजट, मैं एक बार कई बार कह चुका हूं लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। बजट स्पीच से बजट का कुछ पता नहीं लगता है, सिर्फ 1-2 चीजें पता लगती है। इनकम टैक्स, देखिए, जो अच्छी खबर होती है वो वित्त मंत्री पूरे आंकड़े सहित दे देती हैं, ताकि इसकी खबर बन जाती है। और जो खराब खबर होती है उसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया जाता, उसके बारे में एक सुंदर सा डायलॉग दे दिया जाता है और वो आगे बढ़ती है। और उसके बाद हमारे जैसे लोग टेबल में खोजते फिरते हैं, जैसे इस वक्त हम खोज रहे हैं कि भाई एक्चुअली क्या मिला, क्या हुआ। वही स्थिति इस बार हो रही है, हमेशा की तरह। तो इसलिए आंकड़े देखिए, केवल और केवल घोषणाएं नहीं। जी, मैं अभी बात सुन रहा था इंद्रजीत जी की और रमन जी की, तो उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो खासकर आप सब जो हमारे किसान आंदोलन के नेता हैं उनके लिए भी है। देखिए, अभी बात हो रही है एग्री पॉलिसी की, जो कि स्टेट्स को भेजी गई। मैं आपका ध्यान, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो हमें करना है उसकी तरफ थोड़ा-सा 1-2 पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि किसान आंदोलन के समय जब तीनों कानून लाए गए, तो इनके नाम भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, और ये मुझे बड़ा मतलब खुशी भी होती है, गर्व भी होता है कि किसान आंदोलन ने इनके नए नाम इजाद किए। जिस तरह आपको याद है, तीनों काले कानूनों के जो किसानों के बीच नाम थे वो थे मंडी तोड़ो कानून, काला बाजारी कानून और बंधुआ मजदूरी कानून। तो 3 शब्दों से ही सारे कानूनों का सार हमें नजर भी आता था, समझ भी आता था, और गांव में बैठे हर किसान को भी इस बारे में पूरी जानकारियां मिलती थी। तो मुझे लगता है जो कृषि पॉलिसी की बात आज के दिन की जा रही है, आप सब बड़े नेताओं को ये थोड़ा-सा हम सब लोगों के लिए ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है कि आप इसको सरल भाषा में सब किसानों तक, गाँव तक पहुँचाने का काम करें। दूसरा, रमन भाई जो बात कर रहे थे, सिंचाई उस इलाके में जो कमी की जा रही है, ये गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है। मैं वहाँ पर गया हूँ, रमन रंधावा भाई के गाँव में भी गया हूँ, और वहाँ के गाँव आज भी जो गाँव का नाम है वो पानी देने वाली नहरों के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे गाँव का नाम वहाँ पर GG33 मिलेगा, इस तरह उनका कोई गाँव का नाम जैसे हमारे एरिया में नाम होते हैं वैसे नहीं है। तो सिंचाई का एक सिस्टम वहाँ बनाया गया था जिसमें कमी लाई जा रही है।
एक उस इलाके में जब मैं घूम रहा था मुझे ये नजर आया कि वहां पर जो स्टोरेज की समस्या है, वहां पे हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में किन्नू बहुत होता है। आप और हम जो सड़क के किनारे किन्नू देखते हैं, अधिकतर किन्नू वहीं से लाया जाता है। आज के बजट में एक बात जरूर कही गई कि पंचायत लेवल पर ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसमें स्टोरेज हो सके। इस तरह की स्कीम ये सरकार 2014 के समय से अनाउंस करती आई है और मुझे अच्छे से याद है कोल्ड स्टोरेज की स्कीम जिसमें करोड़ों रुपया कृषि बजट का लगाया गया। आज के दिन वो जो कोल्ड स्टोरेज है वो सिर्फ व्यापारी वर्ग ही यूज करता है। हमारे हरियाणा में भी कई कोल्ड स्टोरेज बने जिसमें मंडियों के व्यापारी ही अपना माल ले जाके किराए पे लगाते हैं। तो मामला ये है कृषि बजट जो कि किसानों के लिए और किसान क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जाकर व्यापारी और पूंजीपतियों का साथ देता हुआ ही नजर आता है। तीसरी बात इसमें यही है कि जब हम सब लोग मिलके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है जो बजट में आंकड़ों का खेल है या जो बड़े बड़ी योजनाओं में करोड़ों रुपए का खेल है उसे भी हम सब लोगों को सरल भाषा में आगे आने वाले दिनों में कुछ कार्यक्रम के तहत लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। आज बजट के समय मेरे को काफी बार वहां पर जोर जोर से टेबल थपथपाने की आवाज सुनाई थी जिसमें सरकार के लोग बार बार टेबल थपथपा रहे थे। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ऐसी कोई बड़ी घोषणा तो हुई नहीं, ये टेबल क्यों थपथपा रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि 3 या 4 जगह बिहार का नाम लिया। जैसे ही बिहार का नाम आता था ये लोग अपनी टेबल थपथपाते। कई तरह के आयोग बनाने की बात हुई जिसमें मखाना आयोग की बात कर रहे थे और छोटी छोटी घोषणाएं थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है, जैसा युद्धवीर सिंह जी भी बोल रहे थे, इस सरकार को एक ही भाषा नजर आती है जो कि चुनावी भाषा है। तो मुझे लगता है सिर्फ नाम के ऊपर तालियां बजाई जा रही हैं और इसी तरह जो किसान है उसके नाम पर भी बड़ी बड़ी तालियां बजाने का काम होता है और होता रहेगा। एक इंद्रजीत जी ने बात थोड़ी सी कही थी कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसने शायद रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। तो शायद वो रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से नजर आई नहीं है, आई है तो उसको स्टडी करेंगे। लेकिन वो जो समिति थी उसमें भी 5 सदस्य थे। 5 सदस्य में एक न्याय से रिलेटेड थे और एक पुलिस के बड़े अफसर थे। बाकी 3 लोग किसानी से संबंधित कोई एक्सपर्ट्स को लिया गया था। तो उसमें बहुत सारा काम हुआ जरूर, लोगों से कुछ कुछ फीडबैक भी लिए गए हैं। ये हमारी जानकारी में है कि कुछ किसानों से इस कमेटी के कुछ लोगों ने बात की है। तो बात करने का सिलसिला सरकार कभी नहीं करती, ये लोग प्राइवेटली आपस में जरूर कुछ बात करके कुछ लोगों से कुछ डाटा कुछ बातचीत करते हुए, और उम्मीद कर रहे थे हम इस बार कि ये कमेटी पता नहीं कैसी रिपोर्ट देगी, इसको भी देखने की हम लोगों को सख्त जरूरत है। तो हो सकता है जो हमारे साथी रिसर्च में लगे हैं वो लोग भी इस तरफ ध्यान दें। अब हमारे एक साथी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, मनीष भारती जी, वो भी हमसे जुड़े हैं। मनीष जी से भी जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने बजट का प्रोग्राम सुना और उस पर उन्हें क्या नजर आया और उनकी उम्मीदें जो थी क्या वो सरकार के द्वारा पूरी करने की कुछ चेष्टा या उसका कुछ प्लान उनको दिखाई देता है। मनीष जी। मैं तो यही कहूंगा लांबा भाई के किसी डकैत से ये उम्मीद करना कि वो हमें लूटेगा नहीं, तो ये ऐसी उम्मीद इस सरकार से हम किसान करते हैं, बार बार करते हैं कि भाई ये किसान के हितों में कुछ बात कहेंगे, किसानों के अनुरूप कुछ बात करेंगे। लेकिन मोदी जी के तीनों ही बजट, तीनों सरकारों के जो बजट लगातार आए हैं वो ये साबित करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के अलावा इनके पास कोई और दूसरा समझ नहीं है, सोच नहीं है। राष्ट्र क्या होता है, देश की लोग क्या होते हैं, लोगों की समस्याएं क्या होती हैं, कैसे देश को जीवित रखा जाता है, ये समझ बीजेपी या आरएसएस की जो विचारधारा है उससे गायब है और ये इनके बजट में रिफ्लेक्ट होता है। 50% से ज्यादा बड़ी आबादी जिस देश की कृषि पे आधारित हो, कृषि या कृषि पे आधारित उद्योगों पे पूरी तरह से निर्भर करती हो, उस आबादी के बारे में ये सरकार
पूर्ववर्ती सरकारें भी बहुत उदासीन रही हैं। मैं कोई ऐसा कोई क्लीन चिट उन्हें नहीं देना चाहूंगा, वरना ये दुर्गति ना होती किसान की। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, इसके तो तीनों ही जो अभी तक के इनके बजट हैं, वो ये साबित करते हैं कि ये पूरी कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरीके से कृषि क्षेत्र को आप कैपिटलिस्टों के हाथ में सौंप दें, और जो ये एक बड़ा एक जनसंख्या है, इसको बंधुआ मजदूर बना दे। असंगठित क्षेत्र तो ऑलरेडी कृषि असंगठित क्षेत्र ही है, उसमें कुछ संगठित तो है नहीं, कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई विकास इस क्षेत्र का हुआ भी नहीं है आज तक। अभी भी जो ये बजट इन्होंने दिया है, अगर एक लाइन में मैं इस बजट को कहूं तो ये बजट ना इस देश के आम आदमी का बजट है, ना इससे किसी किसान का सरोकार है। ये सिर्फ दिल्ली के चुनाव का बजट है। पूरे देश के सबसे बड़ा जो मिडिल क्लास है वो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली अकेला ऐसा शहर है जो कि एक स्टेट के तौर पर इलेक्शन में जाने वाला है। तो मिडिल क्लास आपने न्यूज में देखा किस तरीके से एक भूमिका बनाई गई, और अब उस पे एक टैक्स एग्जम्पशन दिया गया, और 12 लाख तक का ये ढिंडोरा अब ये पीट रहे हैं कि साहब आपको टैक्स नहीं देना, मिडिल क्लास को ये कर दिया, मिडिल क्लास को वो कर दिया। सवाल ये है कि क्या मोदी जी को उससे पहले मिडिल क्लास की होश नहीं आई जब ये दोनों हाथों से उस मिडिल क्लास को लूट रहे हैं? क्या मिडिल क्लास को सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन देने से ही उसका भला हो जाएगा? वो टोल पे लूट हो रही है उसकी, जो टैक्स में जो पेट्रोल पे लूट हो रही है, जो रेगुलर उसकी जो सुविधाओं की लूट हो रही है, उसको अच्छी हवा नहीं मिल रही, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। तो खैर ये एक अलग विषय है, हम किसानों पे ही केंद्रित रखते हैं। किसान के तौर पे देखिए, मैं मोटे तौर पे देखता हूं कि इस बजट के अंदर सिवाय इसके कि इन्होंने जो 3 कृषि कानूनों की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के बैकडोर का जो रास्ता है उसको इन्होंने और मजबूत किया है। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे अडानी जी के साइलोज थे, वो भंडारण की व्यवस्था बनाई जा रही थी, कृषि कानून से ठीक पहले वो शुरुआत कर दी गई थी। वही इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डबल किया ना इन्होंने। भाई वो उसका किसान से लेना देना नहीं है, माफ करिएगा। किसान के बच्चे तो 0.001% भी शायद साइलोज ना बना पाए, वो जो कोल्ड स्टोरेज चेन है उसमें एंगेज ना हो पाए। ये अल्टीमेटली जो आड़ती है, व्यापारी है, वो लोग जो कृषि उत्पादों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके बजट को इस सरकार ने डबल कर दिया है, 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ कर दिया है। उसकी फैसिलिटी, उसकी एक रोड मैप बनाया। हाँ, इनडायरेक्टली एक किसान को भी उसका फायदा मिलेगा, मैं उसको डिनाई नहीं करना चाहूंगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं तो सुविधाएं मिलती हैं, उस सुविधाओं के आधार पर तरक्की भी होती है, डेमोग्राफिकली भी चेंजेस आते हैं, और उस तरक्की में सभी की हिस्सेदारी बढ़ती है। लेकिन अगर मैं किसान की बात करूं तो किसान को तो कुछ नहीं मिला। मोटे तौर पे हम जब किसान की बात करते हैं तो बजट को मैं 4 तरीके से देखता हूं। पहला है कृषि, दूसरा है कृषि शिक्षा, तीसरा है कृषि अनुसंधान, और चौथा है कि जो किसान है उसका जो वेलफेयर है। जैसे जो प्रधानमंत्री की जो किसान निधि योजना है वो वेलफेयर है, वो 0 है, वो उसमें कोई 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, ना इन्फ्लेशन के मुकाबले हुई, ना कुछ हुई। वो वैसे भी उसका कोई मायने नहीं है, वो तो एक जो कृषक वर्ग है उसकी बेइज्जती के लिए ये लोग लेके आए हैं, उसको अपमानित करने के लिए वो योजना है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं नहीं जानता कुछ उससे लोग सहमत हैं कि नहीं। लेकिन उसमें वेलफेयर में कुछ नहीं किया है इन्होंने। अनुसंधान के मामले में आप देखें, आप याद करें पूर्ववर्ती बजट, मोदी जी की स्पीचेस, आपको 10-12 साल आपको याद होगा किस तरह से लैब से लैंड तक की बात मोदी जी किया करते थे। वो लैब से लैंड कहीं है नहीं, वो दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। जो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती थी वो सब ठंडे बस्ते में चली गई है। मेरठ में, मैं मेरठ को बिलोंग करता हूँ, यहाँ सबसे बड़ा घोटाला हुआ था उस सॉइल हेल्थ कार्ड वाले, उसमें आज भी वो ठंडे बस्ते में है। जो हम लोग ऋण की बात हम कर रहे हैं कि 3 लाख से 5 लाख फैसिलिटेट कर दिया, ठीक है, अच्छा कदम है, क्योंकि इनसे तो हम ये भी उम्मीद नहीं करते कि ये इतना भी करते, पर इन्होंने ये कर दिया, चलिए ठीक है। आज के तारीख में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, महंगाई है, किसान को
आर्थिक तौर पे थोड़ी मदद और मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो ऋण है उस पे ब्याज आज की तारीख में जितना है उसको कम किया जा सकता था। उसकी जो उस ऋण की जो सीमा है उसको और बढ़ाई जा सकती थी। बाकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, आप लोग अगर गौर करें, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिसिंग फार्मर हूं, मुझे रोजमर्रा इन बैंकों के और इन सब चीजों से वास्ता रहता है। जैसे हमारे यहाँ का जो सर्विस बैंक है, कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक ने जो जो एग्रीकल्चर लोन के प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म कर दिए। अभी जो आप काफी सारे लोन्स के एक अपॉर्चुनिटी रहती थी किसान के पास, उसमें घटौती की है बैंकों ने। अब वो उसको समेट के ले आए सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एक स्कीम कभी एक हुआ करती थी, किसान ओडी लिमिट करके उसको कहते थे, वो बंद कर दी गई है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट जो है उसमें पहले लैंड के अकॉर्डिंगली होता था, अब उन्होंने उसके ऊपर भी सीमा कैपिंग करके उसकी जो फाइनेंसिंग है उसको कम कर दिया है। जो एनिमल हस्बेंड्री के लोन्स हैं उसमें भी कैपिंग कर दी गई है, उसको भी उन्होंने जो बजटिंग है, जो लोन की जो सीमा है उसको काफी हद तक उसको सीमित कर दिया है। बहुत सारे लोन्स ऐसे हैं जो दे नहीं रहे हैं, जिसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया ही किसान का खत्म कर दिया गया है। 2 एकड़ का किसान अगर कैनरा बैंक से अपने ट्रैक्टर को फाइनेंस कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, क्योंकि जो कैनरा बैंक है उसका जो नियम है वो ये है कि आपको कम से कम मिनिमम 6 एकड़ जमीन आपके पास होना चाहिए, तब हम ट्रैक्टर को फाइनेंस करेंगे, चाहे ट्रैक्टर छोटा है या बड़ा है। मैंने खुद इसकी आरटीआई लगा के उनसे जवाब मांगा था। तो सवाल ये है कि उसके ऊपर कोई इस बजट में सिर्फ इसका कि भाई आपने 3 से 5 लाख कर दिया, इसके अलावा और कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है। अगर कृषि की हम बात करें तो ये विविधीकरण की बात कर रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा एक डिस्कोर्स है। अभी आपसे पहले मैं एक टीवी चैनल पे था तो वहां पे भी वो बात वो लोग कर रहे थे। सवाल ये है कि मैं पश्चिमी यूपी से आता हूँ, हमारे यहाँ जो गन्ना है वो मुख्य फसल है, दूसरी फसल धान और चावल है, वो धान और गेहूं है, जो हरियाणा और पंजाब हमारे लगे हुए स्टेट्स हैं। मध्य प्रदेश भी धान और गेहूं की अच्छी पैदावार करता है, बिहार भी बहुत बड़े पैमाने पे करता है। सवाल ये है कि एमएसपी की गारंटी तो आप किसी और पे दे नहीं रहे हैं। मैक्सिमम जो एमएसपी का लाभ है वो धान और गेहूं के किसान को मिलता है। आप कहते हैं कि ये सिक्योरिटी भी छोड़ दो, बाकी जो फसलें हैं उसको आप कैपिंग नहीं कर दे, उसको आप कोई एश्योरिटी नहीं दे रहे हो प्राइसिंग की। दलहन तिलहन, अभी योगेंद्र भाई डेटा दे रहे थे किस तरीके से दलहन में जो है उन्होंने जो बजट एलोकेशन है वो नील कर दिया है। तो जब सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क है वो इतना बड़ा हो कि आप मतलब कहां तक आप उसको बयान करेंगे। दीपक भाई, कई प्रोग्राम हम कर लें, अगर एक एक पॉइंट को हम पकड़ लें किसान के लिए, आलू किसान की बात करें, दूध के किसान की बात करें, मछली पालन की बात करें, मधुमक्खी पालन की बात करें, ये जितनी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, इन सभी योजनाओं में जो सरकार का जो चरित्र है वो पूरी तरह से नंगा होके खड़ा है। मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़ा क्रूड सा शब्द है, लेकिन हकीकत यही है। देश के लोग अगर आंख खोल के देखेंगे तो मौजूदा परिस्थिति यह है कि मोदी सरकार पिछले अपने सारे बजट्स में सिर्फ एक ही बात साबित करना चाहती है, इस देश के लोग समझे या ना समझें, कि हम इस देश के आम लोगों के खिलाफ हैं। अब धर्म की अफीम कह लीजिए या लोगों की जो है वो जो टेलीविजन के साथ जो ट्रेनिंग की जाती है उसमें जो फालतू के तर्क दिए जाते हैं उससे लोगों की मति भ्रष्ट करना कह दीजिए, या ये कह दीजिए कि लोगों को अब समय ही नहीं दिया जा रहा कि वो सोच सकें किसी चीज को, सकारात्मक तरीके से किसी चीज को देख सकें। कोई भी कारण हो, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि सरकार ये मान चुकी है कि हमें सिर्फ गिनती के कुछ लोगों के लिए काम करना है, हमें गिनती के 1-2 संगठन के लिए काम करना है, और भारत की संपूर्ण पूंजी और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गिने चुने हाथों में हम किस तरीके से पहुंचाएं। सरकार पिछले 10-15 सालों जो भी इनके 10-11 साल की जो सरकार है वो एक कॉमन पॉइंट यही है। और मौजूदा टाइम पे जो ये किसी कृषि बजट की जब हम बात करें तो कृषि बजट में ईमानदारी की बात यह है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, योगेंद्र भाई ने तो बहुत सारे खैर डेटा दे ही दिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम चर्चा भी करें तो किस चीज को लेके करें। इन्होंने कुछ कहा ही नहीं इस बार बजट में।
कोई बात तो कहें बजट के अंदर। जी मतलब क्या कृषि इतना छोटा क्षेत्र है कि 50%, 60% इस देश की जनसंख्या जिस चीज से जुड़ी हुई है, आपने उसके लिए 5 मिनट भी नहीं दिए? तो ये स्पष्ट करता है कि क्या इनकी परिस्थिति। जी मनीष भाई, आप बिल्कुल काफी बातें आपने जो बताई, तो इसमें ये जरूर है कि वित्त मंत्री सिर्फ इतना कहने में तो सक्षम रही कि जो कृषि है वो हमारे विकसित भारत को बनाने का पहला इंजन है। तो बात पहले इंजन की हुई, लेकिन उसके अलावा कुछ बड़ी बात आज ना तो देखने को मिली। उन्होंने अपने भाषण में एक जगह ये कहा कि ये जो योजना है या ये जो घोषणा है इसके लिए अपेंडिक्स ए जोड़ा गया है। जब हमारे रिसर्च वाले साथियों ने अपेंडिक्स ए निकाला तो उसमें कोई डाटा नहीं था, उसमें इंडेक्स जो था उसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी। तो आपकी बात बिल्कुल सही बैठती है कि सरकार ऊपरी बातें तो कर रही है, अंदर क्या करेगी उस योजना के बारे में अभी देश के सामने कोई डॉक्यूमेंट रखने की सक्षम दिखाई नहीं। मनीष भाई ने बताया कि दिल्ली मिडिल क्लास लोगों का घर है, लेकिन मैं अपने जितने भी दर्शक हैं या जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में गांव भी बसता है। हमारे साथ अभी हमारे साथी जय किसान आंदोलन के राजीव यादव जी हैं, जो दिल्ली देहात के अध्यक्ष हैं जय किसान आंदोलन के, और वो काफ़ी समय से दिल्ली में किसानों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी जमीन, खेती वो करते हैं। अभी वो दिल्ली में ही बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे सरसों के खेत हैं। तो इनके गांव में खेती भी होती है और ये किसान दिल्ली के हैं। और इनकी जो सबसे बड़ा एसेट है वो आज की जिंदगी में इनके पास इनकी जमीन, और उसके बारे में एक पॉलिसी पे इन्होंने बहुत सारा साल लगाए हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम से दिल्ली में है। उसमें इनका बड़ा काम है कि बार बार उस मुद्दे पे काम करते रहे हैं, यात्राएं निकालते रहे हैं। तो हम राजीव भाई से भी ये जानना चाहेंगे कि आज के बजट में जैसे दिल्ली मिडिल क्लास फैमिलीज का घर है, उसी तरह किसानों का भी छोटा घर दिल्ली है। इन्हें क्या लगता है दिल्ली का किसान बजट को कैसे देख रहा है? क्या उसकी कुछ उम्मीद पूरी हुई है? और यदि उम्मीद नहीं हुई है तो उनके कौन से ऐसे विषय जिस पे अभी भी किसान को आगे बढ़ा सकता है? जी राजीव जी नमस्कार सभी साथियों को। जैसा दीपक भाई ने बताया कि दिल्ली मिडिल क्लास का और लोगों की नजरों में एक शहर के रूप में, जो राजधानी के रूप में लोग देखते हैं, लेकिन सच बात यह है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो गांव की जमीन पर बसी है और 360 गांव की खाफ पंचायत पालम आज भी है। तो उसी बात से समझ आ जाती है कि 360 गांवों की जो कृषि योग्य भूमि थी वो जब से देश आजाद हुआ उससे पहले अंग्रेजों ने कि राजधानी बनाते समय दिल्ली के किसानों की जमीनें ली, और लेकिन लेने के बावजूद भी आज भी 200 गांव ऐसे हैं जो मैं कह सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आज भी जो मुख्य व्यवसाय है हमारा वो खेती बाड़ी और पशुपालन पर आधारित है। हमारी मुख्य फसलें ज्वार, बाजरा, पहले तो ग्वार भी होता था और अब गेहूं और सरसों, कुछ खेतों में जो भी होते हैं, और पशु तकरीबन हर घर में है। और मैं ये भी कहता हूं कि आज जिस परिवार की जो स्थिति है, जो उस परिवार का जो जितना भी विकास है उसके मूल में हमारी ये खेती बाड़ी और पशुपालन है। लेकिन सरकारें, देश भर का किसान परेशान है सरकारों की नीतियों से, लेकिन हमारी लड़ाई, दिल्ली देहात की जो लड़ाई है वो आज इस मुकाम पर आ पहुंची है कि जिसमें हम जिससे हमारा एक गुजर बसर चलती है, उन जमीनों को ही सरकार मतलब छीनने का षड्यंत्र रोज करती है। जैसे 150 वर्ष पुराना एक कानून देश की संसद ने बदला था यूपीए के समय में, जिसका नाम पुनर्वास, पुनर्स्थापना, पारदर्शिता, भूमि अधिग्रहण कानून 2013। जब ये कानून बना और विपक्ष में मौजूदा सरकार थी उस समय,
सबने बड़ा बढ़ चढ़कर समर्थन करते करते भी ये कहा किसानों को और ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब इनको पता है, सारा देश देख रहा है, ये कानून ऐतिहासिक कानून बनने लग रहा है, उसमें काफी किसान संगठनों का सहयोग था, सुझाव थे, और वो सारे तकरीबन उसमें शामिल किए गए थे। लेकिन ठीक सरकार बनने के बाद, जैसे ही 2014 में एनडीए मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार बनी, तो चार बार, या मैं सही अगर कहूं तो 3 बार अध्यादेश इस सरकार ने उस कानून को बदलने के लिए संसद में अध्यादेश लेकर आए। किसान संगठनों ने उस समय यात्रा निकाली, जय किसान आंदोलन का उस समय गठन ही हुआ था, और वो किसी तरह कानून बदलने से ये सरकार पीछे हट गई। लेकिन जब कोरोना काल था तो प्रधानमंत्री ने एक सुंदर सा डायलॉग दिया था, आपदा में अवसर। उस आपदा में अवसर, लोग तो समस्याओं से जूझते हुए कुछ सीखते हैं, तो वो बात आपदा में अवसर अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक उसका उलट कर रहे थे। उन्होंने सोचा देश आपदा में है और मैं अपने उद्योगपति मित्रों के लिए जो कृषि है इसको उनके हाथों में सौंप दूं, और उसके लिए सरकार ने जब संसद काले कानून सरकार ने किसानों के ऊपर थोप दिए, और किसान को खुश करने के लिए इनके पास बड़े सुंदर सुंदर डायलॉग होते हैं। इन्होंने कहा किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, ऐतिहासिक तोहफा। अब एक सामान्य जो किसान है, बस उसके दिमाग में एक बात है, सरकार कुछ कर रही है, कुछ इतना ढोल नगाड़े से उसका अनाउंसमेंट कर रही है तो कुछ किया ही होगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, देश के किसान संगठनों ने इनकी उस कपटी चाल को समझा और एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया कि भाई हमें ये तोहफा मंजूर नहीं है, ये हमारे लिए काले कानून है। नतीजा, सरकार को कानून वापस लेने पड़े। आज उन्हीं कानूनों को एक दूसरे पैकेज में सरकार पेश कर रही है, और जब मोदी सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सरकार 2013 के कानून का उल्लंघन कर रही है, भूमि अधिग्रहण का, चोर दरवाजे से जमीन छीनने का षड्यंत्र कर रही है, तो इन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी का नाम दे करके किसानों की, दिल्ली देहात के किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास किया। ठीक उसी प्रकार इन 3 काले कानूनों को नए पैकेज में, नए पैकेट में पेश कर रही है, और पॉलिसी के जरिए कर रही है अब की बार। यानी कि मोदी सरकार ने ये अच्छी तरह से पता है कि उस समय जो कानून बनाए थे किसानों ने घुटने टिकवाए, और वो कानून इन्होंने वापस लेने पड़े। तो अब उसको कह रहे हैं हमने तो एक पॉलिसी बनाई है, ड्राफ्ट एग्रीकल्चर ये पॉलिसी है, और जिस भी राज्य सरकार को ये अपने राज्यों में लागू करनी है वो उसकी मर्जी है। तो जब आप ये बताओ, जब आप एक आविष्कार किसी चीज का कर लेते हो, आपने एक भोजन तैयार कर दिया और आपने कह दिया जिसकी मर्जी हो वो चख लो, तो आप समझ सकते हो कि कॉर्पोरेट्स की सरकार है ये किसानों की सरकार है नहीं। हमेशा किसान आंदोलन में ये नारा लगा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। योगेंद्र जी ने कई बार कहा अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है, मतलब घोषणाओं की सरकार है। आज घोषणा कर दी, हाँ बजट पे आ रहा हूँ सर, घोषणा कर दी 6 जो उड़द जो हमारी दालें हैं उनका, मतलब उनको एक विशेष पैकेज की तरह पेश कर दिया, क्योंकि ब्रेन वॉश का खेल है। ब्रेन वॉश कहाँ होता है? ड्राइंग रूम में, टेलीविजन के ऊपर होता है, कल अखबार छपका आ जाएगा और देश की जनता को लगेगा, किसानों को भी लगेगा, देश की जनता में तो किसान भी है, कि बहुत बड़ा काम कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि पिछला रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए
कितनी दालों का इन्होंने अपना जो एमएसपी है, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा, वो उन दालों पर कितना मिला है? तो ठीक उसका उलट करते हैं, जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। ब्रेन वॉश का खेल है। हमारे यहाँ ना कोई एमएसपी है, दिल्ली देहात में इतनी फसलें होती भी नहीं है कि किसान मंडी तक भेज सके, अपना ही ज्यादातर होता है, कुछ बड़े किसान भी है, फिर भी काफी फसल बाजार में जाती है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सरसों के खेत में मैं बैठा हूं, 600-700 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी कम मिलता है। जो एमएसपी का रेट है उससे प्रति क्विंटल किसान को, और यहाँ उपज अच्छी होती है, मतलब 12 क्विंटल 15 क्विंटल तक सरसों एक आम मतलब खेत में निकलती है। तो आप लगा लो अगर 12 क्विंटल सरसों का और 500 तो 6,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को घाटा हो गया। अब पीछे सरसों का रेट इतना चला गया था कोरोना काल के चक्कर में, तो किसान कह रहे थे देखो मोदी सरकार के समय में, अरे भाई अगर किसान को 2 पैसा ज्यादा मिल जाता है तो उसमें मोदी सरकार का क्या रोल है? वो किसान की किस्मत कह लो। लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसकी मांग कर रहे हैं किसान संगठन, जो किसान आंदोलन 13 महीने चला, उससे भी पहले किसानों की मांग थी कि कर्जा मुक्ति और फसल के पूरे दाम। AIKSCC जब SKM से पहले था, जिसका निर्माण 2016 के बाद में हुआ, उन्होंने 2 बड़ी बड़ी ऐतिहासिक रैलियां की थी दिल्ली में, सरकार के दरवाजे में बैठ के, और प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किए गए थे सबकी सहमति से। उस दिन योगेंद्र जी ने बताया था कि भाई आज रात सपने में सर छोटू राम जी आए थे, उन्होंने 2 प्रश्न पूछे कि किसान को बोलना सीख लिया। 2 में बात बता गया था 100 साल पहले, क्या इन्होंने पूरी कर ली? बोलना सीख लिया और अपने दुश्मन को पहचान लिया। तो योगेंद्र जी ने कहा था, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, कि किसानों ने बोलना तो सीख लिया। बोलने का मतलब ये नहीं है जिस तरह मैं बोल रहा, एक स्वर में एक प्लेटफार्म पे आके उसमें योगेंद्र जी ने कहा था आज हरे झंडे भी है, पीले झंडे भी है, लाल झंडे भी है, नीले झंडे भी है। तो किसानों ने एक होकर मुट्ठी बंद करके बोलना सीख लिया, और दुश्मन को पहचानने का उस दिन एक फार्मूला दिया था कि भाई देश भर का किसान संसद के दरवाजे पे है, सरकार के दरवाजे पे है, और ये अपनी सारी दाएं बाएं की मांगों को एक बार साइड करके देश भर के किसानों की 2 बड़ी मांग, कर्जा मुक्ति और फसल का पूरा दाम, कौन सा? C2+50, जो किसान आयोग के गठन के बाद में जो सिफारिशें आई थी वो लागू कर लीजिए। और कर्जा मुक्ति माफी का नहीं हम जिक्र करते, कर्जा माफी तो वो होता है कि भैया मैंने 100 रुपए लिए थे, मेरी अब हमारी हालत ठीक नहीं है, उसे माफ कर दो। तो कर्जा माफी का शब्द ज्यादातर लोगों को ऐसे लगेगा किसान लेके खा लेता है। कर्जा मुक्ति इस बेस पे कहा था कि भाई सरकारों की नीतियों की वजह से कर्जा है। अगर 2007 में या 6 में जो वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, जिस तरह अब सरकार कह रही है कि भाई अब 8वां पे कमीशन हमने गठन कर दिया, तो उसकी जो सिफारिश होगी वो अगर लेट भी आई तो सरकार 1 जनवरी 2026 से देगी, एरियर मिलेगा। इसी आधार पे किसानों ने कहा था, सभी संगठनों ने मिलकर कहा था कि भैया 2007 से और आज 2017 में हम खड़े हैं, तो जो सरकारों का जितना भी किसान की तरफ बकाया है वो 10-12 लाख करोड़ है, किसान का 16 लाख करोड़ 14 लाख करोड़, इतनी बड़ी रकम है, उसको 1-2 लाख करोड़ फिगर में अगर कम कह लो ज्यादा कह लो, लेकिन भैया हम तो अपने भी नहीं मांग रहे आपसे, हम अपना बकाया नहीं मांग रहे, आप करो, आप ना लेना ना देना बराबर हो, और फिर किसान दोबारा से कर्जवान ना हो, उसके लिए ये गारंटी का कानून बनाओ स्वामीनाथन वाला। सरकारों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि का घोषणा कर दी। सारे उल्टे काम सरकार करती है, आखिरी किस्त भी दे दी, मतलब एक तरह से फ्री की रेवड़ी वाला जो नहीं, सीधी रिश्वत, वोट पड़ने से पहले किसान के अकाउंट में भेज दिया। आपने बढ़ाया नहीं आज तक। हमारे मांग भी थी भाई किसान सम्मान निधि को बढ़ाइए, किसान को एक बीड़ी का मंडल मिलता नहीं है, 6 रुपए शायद इतने पर डे के उसमें 2000 के हिसाब से बनते हैं। तो अब इन्होंने घोषणा की है कि भाई किसान को जो किसान क्रेडिट कार्ड था, इस बजट की बात मैं करूं तो उसकी लिमिट बढ़ा दी। अरे भाई लिमिट बढ़ा दी, किसान तो पहले ही कर्जवान है,
मतलब किसान को कर्जा देना, ये आप अपनी उपलब्धि देश के सामने रखना चाहते हो? तो ये हम सब संगठनों की, सब जो अपने आप को हम मान के चलते हैं, हम किसानों के हितैषी किसान नेता है, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को बताया जाए कि भाई कर्ज से हमारा भला नहीं होगा। हम तो कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं, ऊपर से लग्जरी लोन का और किसान के लोन का इन्होंने वही जो इंटरेस्ट है वो रखा है। तो जितना भी बोल लीजिए उतना कम है। ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है और बड़े बड़े घोषणाओं की सरकार है। अब हम सब लोगों ने जो आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, एक मतलब फैसला भी साथ साथ हो इन बातों में कि इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमने किस तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, किस तरह किसान को समझाया जाएगा। और किसान समझ जाते हैं, आखिर में किसान सूंघ लेता है। किसानों ने ये पता लग गया था, इन्होंने खूब कोशिश की। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, किसान तो अपने पशुओं का दूध निकाल रहा है, किसान कहाँ है? ये तो आतंकवादी बैठे हैं, ये तो किसान है ही नहीं। लेकिन किसानों ने ये पता था कि भाई सभी संगठन अगर बैठे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर एक संगठन कोई आ जाए तो सरकार को आराम से कह देती है भाई ये तो हमारे खिलाफ संगठन है। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार, संख्या बल पे तो कभी किसी किसान संगठन ने ज्यादा भी कर लिया होगा, लेकिन पहली बार देश के तमाम किसान संगठन, उनके साथ मजदूर संगठन भी जुड़े और किसान हितैषी सोच के जो लोग थे वो भी जुड़े। और किसानों का एक आंदोलन ऐतिहासिक रहा। सरकार के पास जब ये इनपुट पूरी तरह से आ चुके थे कि ये पीछे नहीं हटेंगे, तब सरकार ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपने वे वापस लिए और दोबारा उन कानूनों को दूसरी शक्ल में पेश करके अभी एसकेएम में ये फैसला हुआ था कि पक्के मोर्चे देश भर में लगाएंगे, वो लगाने चाहिए और उसके बाद में बड़ा मूवमेंट खड़ा करना चाहिए। वरना तो बगैर आंदोलन के इस सरकार का कोई तोड़ नहीं है। केवल राजनीतिक पार्टियों पे छोड़ देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दिल्ली देहात का किसान कहता है भाई मेरे ना तो फसल खरीदी जाती, ना मेरे को कोई सब्सिडी मिलती। ठीक है, किसी बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है, उसका वो अपना ब्याज के साथ भुगतान करता है, 10,000 के लोन पे बैंक नोटिस भेज देता है। 16 लाख करोड़ रुपए अपने करोड़पति अपने कॉर्पोरेट मित्रों के इन्होंने माफ कर दिए। 2 लाख करोड़ का जो व्यापारियों का जो टैक्स है वो हर साल ये कम करते हैं। और 16 करोड़ किसानों के लिए 26,000 करोड़ का एक एमएसपी का कानून सरकार बनाने से पीछे हटती है। और जैसा कहते हैं टीवी के ऊपर ऐसी बातें चला जाती है, आप सब लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो, टीवी पे ऐसा बैठ के बताया जाता है कि सरकार का मोटा मोटी सारा बजट तो किसान की जेब में चला जाएगा, 17 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा सरकार पे। भाई 17 लाख करोड़ की तो सारी फसलें हैं, आप सारी फसलों को खरीद के हिंद महासागर में फेंकोगे या उसको माचिस की तिल्ली से फूकोगे? कौन किसान संगठन कह रहा है आज की डेट में? पहले कहते थे कि कानून बनाओ, ऐसा कानून है उससे कम पे खरीद ना करे। बाजार पे ऐसा कानून लागू नहीं होता। हमारे देश में जब मैं छोटा था, मैं खुद अपनी नजफगढ़ अनाज मंडी में मैं गेहूं लेकर गया था ट्रॉली। एक सरकारी की बोली होती है जिसका नाम है सरकारी बोली, उसमें मोटा बता दूं, मैं अनुभव अपना बता रहा हूं। जब गेहूं की ढेरी पे जब सुबह बोली शुरू होती थी तो उसमें व्यापारी लोग भी रहते थे और सरकार का आदमी भी रहता था। जो बोली शुरू होती थी तो उस बोली सरकारी जो बोली था, जो एमएसपी था, उसी से सरकारी बोली शुरू होती थी। और ये जो कहते हैं ना फिर कोई नहीं खरीदेगा, ये सारी दुनिया भूखी मरेगी क्या? ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दोगे। और ना 1,000-2,000 रुपए प्रति क्विंटल पे एकदम से इसका असर पड़ता है। इसका तो किसान को इतना ही मिलता है अगर एमएसपी, अगर उसकी फसल बिक जाए जिससे उसका गुजर बसर चल जाए। जो ये कृषि प्रधान देश है, इसकी मूल में किसान की खेती है, यही हमारा व्यवसाय है। इसके साथ साथ हम अपना जो बच्चा पढ़ लिख लेता है, कुछ भी करे,
लेकिन हमारा असली आधार यही है, और हमारा नहीं पूरी दुनिया का आधार यही है। अगर आप किसान को केवल मजदूर बनाना चाहते हो, जैसा कि सरकार कर रही है बार बार में भेष बदल कर, ये इनके प्रकार है, इनको कॉरपोरेट्स को ये जमीन देनी है। क्यों? सबकी नजरें हैं। भारत तो प्राकृतिक रूप से भगवान ने जिसे कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश बनाया है, इसमें इतनी ऋतुएं हैं, इतनी इसकी जमीनें उपजाऊ है? तो मैं काफी बोल लिया शायद। जी राजीव भाई, हम सब लोगों को भी ये उम्मीद थी कि जिस तरह 4 दिन के बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है, तो दिल्ली के 200 गांवों को देखते हुए, किसानों को देखते हुए, आपकी योजना जो आप बता रहे थे पुनर्वास योजना, उसके लिए भी कुछ बजट वगैरह की घोषणा होती। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह आप बता रहे हैं, दिल्ली का किसान, दिल्ली देहात का किसान मायूस आज जरूर महसूस कर रहा है कि 4 दिन बाद वोटिंग है और फिर भी दिल्ली के लिए कोई बड़ी घोषणा सरकार ने अपने मैं दीपक जी एक बात और जोड़ दूं इसमें, जब ये 4 गुना कानून बना सर्कल रेट का या बाजार भाव का, कि किसान की जमीन अगर अधिग्रहण, ये पूरे देश की है, केवल दिल्ली की नहीं है, कि 4 गुना इनको देना पड़ेगा मुआवजा, और 70% किसानों की सहमति लेकर ही सरकार अधिग्रहण कर सकती है, और साथ साथ प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकती उस जमीन को। तो इन्होंने कैसे कैसे खेल किए हैं। हमारा जो सर्कल रेट है पिछले 16 सालों से नहीं बढ़ाया गया है। आप सब अचंभित रह जाओगे कि दिल्ली जैसे दुनिया का सबसे मतलब जाना माना एक शहर है, देश की राजधानी है, देश के भी 4 महानगरों में शामिल है, केवल 53 लाख रुपए प्रति एकड़ का रेट है आज भी। जो 2008 में सर्कल रेट हमारा बढ़ाया था, उसके बाद में सर्कल रेट कोई नहीं बढ़ाया गया। और इसी दौरान ये जो द्वारका एक्सप्रेस वे, जो इधर जो हमारा UER 1 और 2 जो अधिग्रहण हुआ है, अर्बन एक्सटेंशन रोड जिसे बोलते हैं, उसकी सैकड़ों एकड़ जमीन किसान की कितनी चली गई? 53 का 4 गुना 2 करोड़ 12 लाख रुपए में चली गई। जबकि दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी में आप 100 गज का प्लॉट नहीं ले सकते। तमाम खेल ये हो रहा है किसान को ना देना पड़े, चाहे उसकी जमीन भी लेनी पड़े तो भी ना देना पड़े, और अगर उसकी फसल अगर वो मेहनत करके उगाता है, आमद घट गई, खर्चा बढ़ गया, तो उसको भी उसकी फसल का दाम ना मिले। फिर उसका नतीजा मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूं कि कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं देखना चाहता। ये सोच रहे हैं ये अपने आप ही जमीनों को सौंप दे, जो दाएं बाएं मार्केट में घूम रहे हैं उनको, तो फिर ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। अब हमने किसानों से संकल्प दिलाया कि भैया आप अपनी जमीन को मत बेचो। किसान 3 कारणों से जमीन बेचता है। सरकार के घुटने टिकवाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फार्मूला है कि हमने खूब आइडिया लगाया, खूब रिसर्च करी, खूब सोचा कि किसान की जमीन जब अधिग्रहण नहीं होती तो भी किसान जमीन बेचता है। तो एक गांव में कहावत थी कि भाई अड़ी 8 का गहना है जमीन। हम सुनते आए बचपन से कि भाई किसी का मजबूरी कोई ऐसी बात आ जाए तो भाई जमीन अड़ी 8 का गहना है, समस्या में जमीन बेचकर किसान अपना काम चला लेता है। पहले किसान गिरवी भी रखता था, फिर कमाकर उस जमीन को छुटा भी लेता था। तो किसान एक तो मजबूरी में जमीन बेचता है, दूसरा आजकल थोड़ा सा बिजनेस माइंड लोग हो रहे हैं, तो वो सोचता है कि अच्छे से रेट आ जाए तो बेच देता है, और तीसरा किसान शौक में भी जमीन बेचने लगा, ना उसको अच्छा रेट मिल रहा है और ना उसके घर में कोई ऐसी मजबूरी है, लेकिन फिर भी वो शौक में जमीन बेचने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी गाड़ी कोठी बनाने के चक्कर में। तो हमने अगर ये बैन लगाने की कोशिश भी की कि भाई जमीन मत बेचो, उसमें हमने दूसरे तरीके से बात करी कि भाई पहली बात तो जमीन मत बेचो। अगर किसी भाई को बेचनी भी पड़ जाए मजबूरी में तो सारी जमीन मत बेचो, जिसकी जो समस्या से हो, जिसमें जितनी उस समय उस परिवार की समस्या खत्म हो जाए उतनी बेचो। और तीसरा, अगर 500 करोड़ का प्रति एकड़ का भी रेट आ जाए तो मेरे से नहीं रुकेगा कोई किसान, मेरे गांव का सारा किसान बेच लेगा। तो भी अपनी सारी जमीन को मत बेचो। ये बच्चे पैदा कर रखे हैं, ये कहां बसेंगे? फिर आप कहोगे सारे मुसलमान बसा दिए, गांव का वजूद खत्म हो गया। तो हमने कहा किसान से, क्योंकि छोटी जोत के किसान है दिल्ली में, और शर्तें ऐसी लगा देते हैं कि अगर 60% जमीन चाहिए तो 5 एकड़ होना अनिवार्य है, जो कि गैर कानूनी शर्त है। ये जो तो कुल मिलाकर फिर मैं वही बात कहूंगा, कितना ही बोल लूं इतना थोड़ा है।
जी, ये जमीन का जो मुद्दा है, इसमें जी। लगातार संघर्ष जारी रहेगा।